हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस को जो भारत स्किल्स पोर्टल पर उपलब्ध है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हमने 2 मॉड्यूल को सॉल्व कर लिया है, इंग्लिश लिटरेसी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आज तीसरे मॉड्यूल को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मेंटेनिंग एफिशिएंसी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अपनी दक्षता को बढ़ाना या अपनी कुशलता को बढ़ाना, और इसी को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार सेशन को अपने एक अलग से अंदाज में जो हम हमेशा करते हैं। प्रोडक्टिविटी, पहला क्वेश्चन है, अ वर्कर हेल्प्स ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, सच अ वर्कर इज कॉल्ड। एक कार्यकर्ता मतलब क्रमिक, टेक्नीशियन, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन करने में मदद करता है, ऐसे क्रमिक को हम क्या कहेंगे? इनइफेक्टिव, मतलब उसमें दक्षता नहीं है। नहीं भाई, उसने तो सारे संसाधनों का बेहतरीन प्रयोग किया है और अपना 100% दिया है, उसको इनइफेक्टिव तो नहीं कहेंगे, मतलब उसको अकुशल तो नहीं कहेंगे ना। दूसरा है प्रोडक्टिव, यस, उसको कुशल या दक्ष कारीगर कहेंगे। बैड मतलब बुरा, नहीं भाई, उसने तो बहुत अच्छा काम किया है, उसने तो कम समय में और सबसे अच्छा काम करके दिखाया है, तो उसको बैड नहीं कह सकते। और सेल्फिश, जो आखिरी ऑप्शन है, वो भी नहीं कह सकते, सेल्फिश होता है लालची। क्वेश्चन नंबर 2, हु गेट्स द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। अगर हमारी उत्पादनशीलता बढ़ जाए तो किसका लाभ होगा, ये है सवाल। पहला है गवर्नमेंट का। हाँ, गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि हम अगर उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो उनको जीएसटी ज़्यादा मिलेगी, उनके पास टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा, तो वो समाज कल्याण के ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है। दूसरा है कंज्यूमर या वर्कर का फ़ायदा होता है, क्योंकि ज़्यादा काम करेगा तो उसका प्रमोशन होगा, उसको बोनस मिलेगा, उसको फाइनेंशियल लाभ मिलेगा कंपनी की तरफ से। और कंज्यूमर का फ़ायदा क्यों होता है? क्योंकि अगर उतने ही समय में उन्हीं संसाधनों में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं या ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो लागत कम आ जाती है, तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। तो बी ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन है बिजनेस, यस, व्यवसाय का फायदा होगा ना, ज़्यादा प्रॉफिट उत्पन्न होगा अगर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं तो तीनों आंसर सही है ऊपर के। और नीचे लिखा हुआ है क्या? ऑल ऑफ द अबव। और मैंने आपको बताया कि अगर ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है तो वही हमारा आंसर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वन कैन बी एफिशिएंट एट द वर्क प्लेस इफ ही और शी। कार्यस्थल पर कुशल हो सकता है यदि वह और वह गूगल ने ही और शी दोनों के लिए वह अलग लगा के दिया, बहुत स्मार्ट है। तो कार्यस्थल पर कुशल हो सकता है यदि हम क्या हों? पहला है पंक्चुअल मतलब होता है टाइम का पाबंद, टाइम को वेस्ट नहीं करना। पंक्चुअल मतलब जो टाइम को वेस्ट नहीं करता है, समय का पाबंद। दूसरा है फॉलोज रूल्स, हाँ, अगर आप नियमों को फॉलो करेंगे तो आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि नियम बनाए इसलिए जाते हैं ताकि फ़ायदा मिल सके। अगर हम नियम इसलिए बनाएंगे ताकि नुकसान हो सके, ऐसे कोई नियम बनाता है क्या? तो नियमों को फॉलो करना हमेशा आपको प्रोडक्टिव बनाएगा। तीसरा ऑप्शन है फॉलोज सेफ्टी प्रोसीजर, अगर आपने सुरक्षा के नियमों का पालन किया तो भी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए वेल्डर ने स्क्रीन नहीं लगाई और उसने वेल्डिंग करनी शुरू कर दी, फिर उसकी आंख में चमक लग गई, फिर 2 घंटे खराब होंगे, दवाई लेने जाओ, आंख में डालो, ये करो, अगला दिन हो सकता है ना आ पाए वो कार्यस्थल पर, तो ऐसे तो हमारी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी। सुरक्षा के नियम भी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए और हम ज़्यादा काम कर सकें। और नीचे आंसर ऑल ऑफ द अबव हमेशा की तरह सही है। क्वेश्चन नंबर 4, सेफ्टी इंक्लूड्स, सेफ्टी सुरक्षा में क्या क्या आता है, क्या क्या शामिल है? पहला है प्रॉपर हाउस कीपिंग, यस, हाउस कीपिंग का मतलब है जो हमारा कार्यस्थल है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, जगह पे रखी होनी चाहिए चीज़ें, चलने की और सामान रखने की अलग अलग जगह होनी चाहिए, साफ़ सुथरा खुला वातावरण होना चाहिए। तो पहला आंसर सही है, ये हमारी सुरक्षा में आता है। अगर वो सामान बिखरा पड़ा होगा, हमें ढूंढने के लिए हाथ डाल के कहीं निकालना पड़ रहा है तो चोट लग सकती है ना, तो सुरक्षा में प्रॉपर हाउस कीपिंग भी आता है। दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये भी वही बात है लगभग कि हर चीज़ अलग अलग हो, उसके रखने का अलग स्थान हो, ताकि जॉब की भी तो सुरक्षा होती है, टूल्स की भी सुरक्षा होती है, सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा ना समझें आप, जो हमारे औजार हैं उनकी भी तो सुरक्षा होती है ना, वो भी हमारी सुरक्षा में शामिल होते हैं। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है यूज़ ऑफ प्रॉपर पीपीई, ये हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा है। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया वेल्डर ने और वेल्डिंग करनी शुरू कर दी तो आंख में चमक लग जाएगी, तो ये भी सुरक्षा में ही आती है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हमारे सुरक्षा के उपकरण होते हैं, ये भी हमारी सुरक्षा में शामिल है। ऊपर के तीनों आंसर सही हैं। अब नीचे लिखा है ऑल ऑफ द अबव, हमें तो सबको पता ही है ऑल ऑफ द अबव तो आंसर लगभग होता ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोथ ऑफ, अगर हमारा व्यवसाय मतलब जो हमारी कंपनी है उसकी ग्रोथ हो रही है तो वो किसकी ग्रोथ मानी जाएगी? पहला है एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है, यस, माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे, दोनों लेवल पे अगर हमारी कंपनी अच्छा काम कर रही है, हम लोग प्रोडक्टिव हैं, क्वालिटी की नज़र से काम कर रहे हैं,
तो ये हमारी आर्थिक स्थितियों को बेहतर बना देता है। आर्थिक स्थिति मतलब खुशहाली, पैसा, अच्छा रहन सहन, ये सब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। तो पहला ऑप्शन सही है। एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की ग्रोथ नहीं है भाई, वो यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, यहाँ व्यवसाय का मामला है, तो बी ऑप्शन गलत है। और मजे की बात है, नीचे ऑल ऑफ द अबव लिखा भी नहीं है, तो हम बिंदास होकर अपने आंसर ए को लगा सकते हैं। फिर भी तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। अ लेबर यूनियन, वो जो लेबर की एक यूनियन होती है, अगर हमारा व्यवसाय तरक्की कर रहा है तो लेबर यूनियन का विकास नहीं होता। लेबर यूनियन हितों की रक्षा करने के लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। तो सबसे सही आंसर इसका इकोनॉमी है, ऑप्शन ए सही है। नन ऑफ द अबव तो हम कभी मानते ही नहीं है ना, आखिरी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज, किसी देश की आर्थिक स्थिति की ग्रोथ क्या होती है? पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या बढ़ा दो। ओ भैया, कुछ और में वृद्धि करनी है, ये किस काम पे पड़ गए आप? पॉपुलेशन को कंट्रोल रखो, ठीक है, हमारे पास बहुत है पॉपुलेशन, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उत्पाद और सेवाओं में वृद्धि करो, और वो भी क्वालिटी के उत्पाद और क्वालिटी की सेवाएं में वृद्धि करो। ये इस काम को बढ़ाना है, पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाना। तो बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन है इंक्रीज इन द साइज ऑफ फैमिलीज, अपने परिवारों के साइज को बढ़ाओ। उत्पादन बढ़ाना अलग चीज़ है, उत्पादनशीलता अलग चीज़ है। जितनी हैं फैमिलीज हमारे देश में, उन्हीं को ऐसा तैयार करो कि सब अच्छा अपना सर्वोत्तम कार्य कर रहे हों, किसी भी लेवल पे कार्य कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी हमारा कार्य है उसको अपना 100% दे पा रहे हों, वो हमें उस तरफ चलना है हमें। नन ऑफ द अबव तो हम कभी आंसर मानते नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, अ वर्क बिकम्स मोर एफिशिएंट विद, हमारा कार्य और दक्षता के साथ होने लगता है या हम और कुशल कार्य करने लगते हैं कब? पॉपुलेशन ग्रोथ, जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। नहीं भाई, जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, मान लीजिए हमारे परिवार का साइज बढ़ गया, तो बेचारा जो कमा रहा है उसके ऊपर तो और टेंशन आ गई, उसके दिमाग में तो चल रहा है कि बच्चों की पढ़ाई के फीस कैसे दूं, तो वो कार्यस्थल पे कार्य कैसे करेगा? पूरी दक्षता के साथ आपको लगता है वो कार्य करेगा? तो पॉपुलेशन ग्रोथ से हम ज़्यादा दक्ष नहीं हो पाते हैं, ये तो पक्का है। दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जितनी हमारी ट्रेड यूनियन यानी कि जो हमारे संगठन हैं वो बढ़ते हैं, उतनी हमारी दक्षता बढ़ती है। सच्चाई इससे उलट है मेरे दोस्तों। अभी तक का मेरे देश का इतिहास ये है कि ये जो ट्रेड यूनियन बननी चाहिए थी फ़ायदे के लिए, कार्मिकों के फ़ायदे के लिए, इनकी वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और फ़ायदे की जगह नुकसान हो गया है। तो हमें आंखें खोल के, मैं किसी ट्रेड यूनियन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि ट्रेड यूनियन को बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा और इस नीयत के साथ काम करना पड़ेगा कि अगर हमारा व्यवसाय, हमारा देश ये आगे बढ़ेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने पर्सनल लालच में काम नहीं कर सकते। हमें सब कुछ मिल जाए बस, यहाँ तक हमारी सोच नहीं होगी। अगर ये हुई तो हमारी आर्थिक वृद्धि नहीं हो रही है। तो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड यूनियंस बिल्कुल सही आंसर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेड यूनियंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदार ट्रेड यूनियंस होनी चाहिए जो कारीगरों की, टेक्नीशियंस की, वर्कर्स की भी हितों को का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि कोई उनका उत्पीड़न कर रहा हो और कंपनी तो बहुत फ़ायदे में जा रही हो लेकिन हमारी सैलरी ना बढ़ रही हो या हमें अच्छा काम करने का माहौल ना मिल रहा हो, तब हमारी ट्रेड यूनियन को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ ये समझें कि हमारी ग्रोथ हो और कंपनी की ना हो और हम पंक्चुअल भी ना रहें, हम काम भी कम करें और हमें पैसा भी ज़्यादा मिले, ये सोच के साथ हम कहीं नहीं पहुंचेंगे दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। यस, ये आंसर सही है। हम ज़्यादा दक्ष हो जाएंगे अगर टीम में काम करेंगे, अगर सारे काम करने वाले, उनके बीच में कोई द्वेष नहीं होगा, कोई खिंचाव नहीं होगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी और हम एक टीम के बनाकर एक लक्ष्य के लिए काम करेंगे। और वो लक्ष्य क्या है? हमारा कस्टमर, सेंटर में कस्टमर रहेगा, हम उसके लिए काम करेंगे। तनख्वाह हमें फैक्ट्री दे रही है लेकिन हम काम कर रहे हैं अपने ग्राहकों के लिए। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। कोलैबोरेशन होता है एक दूसरे की मदद करना, ठीक है, तो ये आंसर सही है। बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, हम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे तो हमारा देश डेवलप हो जाएगा, लेकिन हमारा देश डेवलप हो जाए तब हम जाके एफिशिएंट होंगे, ये बात उल्टी है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 भी गलत है, इसका सही ऑप्शन सी ही है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का विस्तार पूछ रहे हैं। हिंदी में लिखा है सकल घरेलू उत्पाद। हद है यार इस गूगल की, इसने नाम ही लिख दिया वो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमें तो इंग्लिश में बताना था। इसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इन दोनों में से कोई भी चीज़ लिखी हो वो हमारा आंसर सही है। इसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद ही कहते हैं, जो आपके क्वेश्चन में हिंदी में गूगल बाबा ने लिख दिया। इसका ऑप्शन ए सही है। लास्ट ऑप्शन तो नन ऑफ द अबव हम मानते ही नहीं है, बीच के दोनों ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन द कंट्रीज टोटल आउटपुट और रियल डैश।
आर्थिक विकास को देश के कुल उत्पादन या वास्तविक रिक्त स्थान में वृद्धि से मापा जाता है। हम अपने देश की आर्थिक स्थिति, उसकी सेहत, आर्थिक सेहत कैसी है, उसको नापते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। इसका आंसर बी सही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मैं फिर बता रहा हूँ भैया किस काम पे लग गए आप लोग। 140 करोड़ का देश हैं हम। अगर, और वो भी बहुत अच्छा होता अगर हम 140 करोड़ के देशवासी और सारे अधिकतर युवा आप जैसे, अगर हम अपनी उत्पादनशीलता, अपनी दक्षता, अपना कौशल बढ़ा सकें और हम कुशल बन सकें, तो 140 करोड़ हम दोबारा सोने की चिड़िया बन सकते हैं। इस बात को ध्यान रखो, है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका सही आंसर है। पॉलिटिकल पार्टी, हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के ना साथ हैं और ना ही उनके खिलाफ हैं। पॉलिटिकल साइंस की जानकारी हम जरूर रखेंगे, लेकिन ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हैं और ना ही हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं। इन सब की जिम्मेदारी देश के लिए अच्छा करना है और हम ये मानते हैं कि सभी अपने अपने स्तर पर अच्छा करना चाह रहे होंगे। हम अपने देश के साथ हैं, राइट। तो ऑप्शन बी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आवर सेल्फ फॉर अ बेटर फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल स्टेट इज कॉल्ड। बेहतर शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक अवस्था के लिए स्वयं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यूनियन मेंबर, हम किसी यूनियन का मेंबर कहलाएंगे अगर हम तगड़े हों, ताकि जब मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहना पड़े तो कोई डर के मारे हमारे से सवाल ना पूछ ले। ये आंसर सही नहीं है। गुड वर्किंग, हम अच्छे काम करने वाले, गुड वर्किंग, ये आंसर सही तो है, लेकिन मतलब इससे बेहतर आंसर हमें मिलना चाहिए इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि सवाल में सामाजिक भी है और गुड वर्किंग मतलब सिर्फ व्यवसाय में से संबंधित हमने आंसर को अगर ढूंढना चाहा तो सवाल के साथ पूरा न्याय नहीं हो पाएगा। तीसरा ऑप्शन है पर्सनल ग्रोथ। यस, ये हमारी पर्सनल ग्रोथ है कि हम शारीरिक तौर पे अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, अच्छे फिजिकल स्टेट में हैं, सामाजिक तौर पे हम अपने नज़रिए को बहुत संतुलन में रख रहे हैं, बौद्धिक विकास यानी कि हमारी सोचने की और निर्णय लेने की शक्ति जो है उसका भी विकास हो रहा है। ये हमारा पर्सनल ग्रोथ है, हमारा व्यक्तिगत ग्रोथ है। और मज़े की बात, अगर हम सब ने अपना पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दिया तो जिस कंपनी में हम काम करेंगे उसकी भी ग्रोथ अपने आप ही होगी, क्योंकि हम तो समझदार हो गए ना, हम ग्रो कर गए तो सारे ग्रो करेंगे। तो जो भी काम कर रहे हैं, देश की भी ग्रोथ होगी, समाज की भी ग्रोथ होगी, व्यवसाय की भी ग्रोथ होगी, हमारी व्यक्तिगत ग्रोथ भी होगी। लेकिन प्रश्न में जो लिखा हुआ है आवर सेल्फ, हमारी, इसलिए इसका आंसर पर्सनल ग्रोथ सबसे सही है दिए हुए विकल्पों में। नन ऑफ द अबव तो हम कभी मानते ही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द एफर्ट टेकन टू लर्न न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज हेल्प्स टू। नए कौशल और प्रौद्योगिकियों को सीखने के लिए किया गया प्रयास रिक्त स्थान को मदद करता है। अगर हम नए कौशल सीख रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो वो किस में मदद करता है? ग्रो इन आवर प्रोफेशन, करेक्ट। हमारे व्यावसायिक जीवन में हमें ग्रो करने को मदद करता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर भी सीख लें, कोई लैंग्वेज सीख लें, फॉरेन लैंग्वेज, जरूरी नहीं है आप इंग्लिश सीखें, हो सकता है आप फ्रेंच सीखना चाहें, हो सकता है आप इटालियन सीखना चाहें, हो सकता है आप चाइनीज़ सीखना चाहें, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। आप कोई और लैंग्वेज सीखें तो ये आपके प्रोफेशन में मदद करती है। मान लीजिए आपको जैपनीज़ आती है और फिर ट्रेनिंग के लिए हमें किसी इंजीनियर को भेजना है जो जापान से एक टेक्नोलॉजी आ रही है और वहाँ जाके सीखना है जापानी इंजीनियरों से जिन्होंने वो मशीन बनाई है। आपको अगर जैपनीज़ आती है तो कंपनी आपको पिक कर लेगी, भाई तू जा हमारे खर्चे पे और सीख के आके वो मशीन कैसे चलेगी, उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर कैसे होगी, मज़ा आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो हमारे प्रोफेशन में हमें ग्रो करने की वो मदद मिलती है अगर हम कोई नया कौशल और कोई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं। तो सीखने के लिए तैयार रहो बच्चों, ये बहुत मज़ेदार होता है। सेकंड ऑप्शन है बिकम अ यूनियन लीडर, हम अपना कौशल बढ़ाएंगे तो हम यूनियन के लीडर बन जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, राइट। हो सकता है ये सही हो लेकिन बिल्कुल सही नहीं है, ये आंसर सही नहीं लग रहा। सी ऑप्शन है बी क्लोज टू पॉलिटिकल लीडर्स, हाँ हमें नेताओं के संपर्क में आने का मौका मिलेगा क्योंकि हमें कंप्यूटर भी आ रहा है, हमें इंग्लिश बोलनी भी आ रही है। ये भी आंसर बहुत अच्छा नहीं है, मतलब इस आंसर के लिए हम ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो सी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप कुछ भी अच्छा और नया सीखेंगे तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसका प्रयोग कैसे करेंगे और आप उससे कैसे लाभ उठाएंगे। तो हो सकता है बी और सी ऑप्शन सही हो सकते हैं, मतलब पूर्णतः सही नहीं है। नन ऑफ द अबव तो हमारे लिए कभी आज तक ऑप्शन हुआ ही नहीं इस क्वेश्चन बैंक में। और भाई हेलो, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूँ, कभी तुम जिंदगी में किसी भी बहुविकल्पीय में नन ऑफ द अबव को भूलने लगो। इसीलिए मैं सारे के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि उसके बाद हम ये तय करें कि नन ऑफ द अबव नहीं है, क्योंकि 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो एक ऑप्शन सही हो चुका है, तो नन ऑफ द अबव नहीं रहता है आंसर। क्वेश्चन 12, टीम वर्क हेल्प्स टू। अगर हम टीम बना के काम करेंगे तो हमें किस में मदद मिलेगी? लर्न फ्रॉम पीयर्स,
पीयर्स कहते हैं अपने सहकर्मी जो हमारे साथ काम करते हैं, कुलीग्स, दोस्त। पीयर्स कहते हैं जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जो हमारी उम्र के होते हैं, उनको हम पीयर्स कहते हैं, ठीक है। लर्न फ्रॉम पीयर्स, अगर हम टीम बना के काम कर रहे होंगे तो अपने साथ काम करने वालों के साथ मिलकर हम सीख सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कोलैबोरेट विद अदर एम्प्लॉयज़, हम दूसरे हमारे कार्यस्थल पे दूसरे कार्य करने वालों के साथ हम मदद कर सकते हैं, उनकी मदद हम कर सकते हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। ये तभी होगा जब हम टीम बना के काम कर रहे होंगे, राइट। तीसरा है बी एफिशिएंट एट वर्क, हम अपने कार्यस्थल पर ज़्यादा कुशल और दक्षता के साथ कार्य कर सकते होंगे। ये भी आंसर सही है। ऑल ऑफ द अबव नीचे लिखा हुआ है, पहले नहीं बता सकते हो, पर फिर भी हमें सारे आंसर्स देख लेने चाहिए। यही बुद्धिमत्ता कहलाती है, इंटेलेक्चुअल बनना है ना। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोमोडोरो इज अ टेक्निक दैट कैन बी यूज फॉर। प्रोमोडोरो एक टेक्निक है जो इटली में शुरू हुई थी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र के द्वारा, और वो इतनी हिट हुई और वो बहुत अच्छी है। आप लोगों को अभी समझाऊंगा तो आप लोग भी उसको करके देखना। तो ये एक टेक्निक है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये सवाल है हमारा। प्रोमोडोरो इज अ टेक्निक दैट कैन बी यूज फॉर, यह एक तकनीक है जो किसके लिए यूज होती है। पहला ऑप्शन है वर्किंग इन टीम्स, टीम बना के काम करने में। नहीं, ये टीम बना के काम करने के लिए नहीं है, ये अकेले में काम करने के लिए एक्चुअली। ओके, मैकेनिकल जॉब्स, किसी यांत्रिक जॉब को बनाने के लिए है प्रोमोडोरो। नहीं, ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो आपकी कोई मशीन से संबंधित हो, मैकेनिकल से संबंधित हो, ऐसा नहीं है। थर्ड ऑप्शन है टाइम मैनेजमेंट, ये आंसर सही है। ये टाइम को मैनेज करने की एक टेक्निक है और इसके बहुत लाभ मिल सकते हैं आपको। लेट्स सी हाउ। आखिरी ऑप्शन है मेकिंग मशीन्स टू डू द वर्क, हम मशीनों को कहें तुम काम करो। नहीं, प्रोमोडोरो जो टेक्निक है वो आपकी व्यक्तिगत दक्षता को बढ़ाने के लिए और टाइम को मैनेज करके आपके काम को करने के लिए मदद करती है। और ये मदद क्या, ये है क्या टेक्निक, इसको समझो, ये बहुत मज़ेदार है। हमारे पास दिन में बहुत सारे काम होते हैं, एक साथ सारे काम दिमाग में रख के चलोगे ना तो पूरी दक्षता से एक काम पर ध्यान नहीं लगेगा। ये टेक्निक में हम क्या करते हैं कि 25 मिनट का स्लॉट देते हैं। 25 मिनट ही इसका स्टैंडर्ड है, वैसे ये कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप ये मान के चलो हमने एक काम को करने के लिए 25 मिनट दिए और उस 25 मिनट में बाकी सारे काम भूल जाओ। 25 मिनट में सिर्फ वो काम खत्म करो और उसके बाद 5 मिनट के लिए अपना फ्रेश होकर आओ, पानी पी के आओ, घूम के आओ, थोड़ा गाना सुन लो, आंख मीच के अपने आप चिंतन करो, अपने बारे में सोचो, कुछ भी करो, गर्लफ्रेंड से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो 25 मिनट में वो काम पूरा हो जाना चाहिए। फिर उस 5 मिनट के बाद अगला काम लो। 25 मिनट इस काम के लिए हैं, बाकी सारे काम वेट करेंगे अभी, 25 मिनट उसके लिए। ये है हमारी प्रोमोडोरो टेक्निक और इसके बहुत लाभ मिलेंगे। आप जरा एक बार करके तो देखो, एक वीडियो देखा करो 25 मिनट, उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद जाके 5-1 मिनट अपना घूम के आओ और ऐसे ऐसे करके जब आप 3-4 बार काम कर लोगे, मतलब हो सकता है 2.5 घंटे आपको हो जाएं और आपने 4 काम निपटा दिए। उसके बाद जो आप ब्रेक लेंगे वो थोड़ा 15 मिनट का ले सकते हो, आधा घंटा का ले सकते हो। ये हमारे पूरे 8 घंटे को एफिशिएंट बनाने में, मतलब टाइम मैनेज करने में, हमारे समय को बेहतर प्रयोग करने में हमारी मदद करती है। आप लोग ने कभी सोचा, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ वाले लोग हैं वो 5 दिन हफ्ते में काम करके और सैटरडे संडे को घूमने चले जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो हमसे ज़्यादा बेहतर कैसे काम करते हैं? वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं। हम ज़्यादा काम करने की सोचते हैं, वो कम समय में ज़्यादा काम करने की सोचते हैं। दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है बस। तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोमोडोरो इज़ द इटालियन वर्ड फॉर, ये एक इटली का वर्ड है प्रोमोडोरो, जिसका इटली में मतलब होता है टमाटर। आप कहें टमाटर से साहब टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है, जरा ये समझा दो। आज तो फंस गए गुरुजी। बहुत सिंपल सा है, अभी बता रहा हूँ। पहले आंसर देख लें। टमाटो मतलब टमाटर, पहला ही ऑप्शन सही है। पोटैटो मतलब आलू, आलू नहीं टमाटर कह रहा हूँ। ब्रिंजल मतलब बैंगन, बैंगन नहीं भैया टमाटर कह रहा हूँ यार। ऑनियन, अरे भैया प्याज नहीं कहा है, टमाटर का है, टमाटर। ठीक है साहब टमाटर। अब ये बताओ टमाटर का करें क्या, उससे टाइम का क्या मतलब है? भाई जिसने ये प्रोमोडोरो टेक्निक शुरू करी थी उसके पास एक टाइमर था। एक टाइमर होता है जो जितना आप टाइम सेट कर दो उसके बाद वो घंटी बजा देता है। वो टमाटर की शेप में था। उसका जो टाइमर था वो टमाटर की शेप में था, जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। उसमें वो 25 मिनट सेट करता था और उस 25 मिनट में जो काम उसके पास होता था 25 मिनट में सिर्फ उस काम को करता था, और जब टाइमर बजता था तभी वो उठ के अपना थोड़ा फ्रेश होने जाता था, फिर वापस आता था, फिर 25 मिनट का टाइमर लगाता था और फिर उस 25 मिनट को अगले काम में समर्पित करता था। तो ये है आपकी प्रोमोडोरो टेक्निक। आई होप बड़ी मज़ेदार लगी होगी आपको, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको अपने व्यवहार में लेकर आएँ या अपने ज़िंदगी में इसका प्रयोग करें, आपको डेफिनेटली लाभ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन पर्सनल ग्रोथ? जब हमारा व्यक्तिगत विकास होता है उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं? ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है। अभी तो मैं इसको संपूर्णता में नहीं समझा सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 स्टेजेस हैं जो एक मैस्लो साहब ने दी थी, और इस थ्योरी का नाम है, जो मैस्लो की थ्योरी कहा जाती है, मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की।
इस थ्योरी का नाम है। उसमें क्या कहा मैस्लो साहब ने कि जब हम सबसे अपने निम्न स्तर पे होते हैं तो हमें सिर्फ खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, इस तरह की जो बेसिक नीड हैं जो हर इंसान और हर जानवर को चाहिए, हम बस उतना ही सोच सकते हैं। हमारी पर्सनल ग्रोथ वहीं तक होती है कि बस हम रोटी, कपड़ा, मकान इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। जब हम इससे ज़्यादा ग्रो करते हैं तो हमारे सामने आती है एक सिक्योरिटी की नज़र कि भाई थोड़ा बचा के रखो, कभी बुरा वक्त आएगा तो काम करेंगे, मतलब उसमें काम आ जाएगा। तो हम बैंक में पैसा डालते हैं, हम कुछ अनाज जो है जोड़ के रखते हैं, या कुछ भविष्य के लिए सिक्योरिटी के तौर पे हम लोग काम करने लगते हैं। ये कब होगा? जब हम अपनी निम्न स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, मतलब सेकंड स्टेज ऑफ पर्सनल ग्रोथ पे आएंगे। जब ये भी ग्रोथ हमारी हो जाती है, इसके बाद की ग्रोथ हमारी होती है सोशल नीड की, कि कुछ सामाजिक, हमारी कोई इज्जत हो, हमारी कोई पहचान हो, हमें कोई 10 लोग जानते हो, वो हमें बुलाएं, हम उनको बुलाएं, इस तरीके की एक सोशल नीड आती है। तो वो हमारी तीसरे लेवल की ग्रोथ होती है, हम और एक लेवल अपना ऊपर चढ़ गए। उसके बाद चौथे लेवल की ग्रोथ आती है सेल्फ एस्टीम और ईगो की, कि हमारे पास हाँ अब 10 लोग हमें जानने वाले होते हैं, अब इलेक्शन लड़ लो अब कार खरीद लो, अब कोई बंगला बड़ा होना चाहिए, अब मोटरसाइकिल नहीं होनी चाहिए, अब आईफोन होना चाहिए। ऑलराइट, ये हमारी, तब हम चौथे लेवल की पर्सनल ग्रोथ पे हैं। और ये कब होगा? जब आपका व्यक्तिगत विकास हो रहा होगा। आपको रोटी के लाले पड़े हुए हैं तो आप आईफोन की कैसे सोच सकते हैं, राइट? और पांचवा स्टेज है जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच जाते हैं और हम अपने आप को पहचान जाते हैं। मतलब कि ये दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। असल ज़िंदगी का मकसद क्या है, जब हम वो जानने लगते हैं, वो हमारी पांचवी और सबसे ऊंची पर्सनल ग्रोथ मानी जाती है। इसका आंसर 5 है। 5 चरणों में हम अपने पर्सनल ग्रोथ को नापते हैं इस थ्योरी के अनुसार। आई होप आपको ये बात सुन के मज़ा आया होगा और एक आपको मौका मिला होगा ये सोचने का कि हम इस समय अपनी पर्सनल ग्रोथ के किस चरण में हैं। क्या हम बेसिक नीड्स में फंसे हुए हैं, या हम सिक्योरिटी की नीड में फंसे हुए हैं, या हम सामाजिक स्तर पर पहुंच चुके हैं, या फिर हम अहम की स्तर पर पहुंच चुके हैं। सेल्फ एस्टीम मतलब कुछ टशन, कुछ अहम, और या हम अपने आप को पहचान चुके हैं और हमें पता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। गुड लक दोस्तों, थोड़ा चिंतन करो, अच्छा रहेगा तुम्हारे बौद्धिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्व्स फॉर अ बेटर फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस। ये हम पहले कर चुके हैं, ये हमारी पर्सनल ग्रोथ है। ये क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं। ये कंपनी की ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है तो हमारी कंपनी की इनडायरेक्ट ग्रोथ होगी, ये बात सही है। लेकिन इस सवाल का, क्योंकि आवर सेल्फ लिखा हुआ है, इस सवाल का सबसे सटीक आंसर इन चारों विकल्प में पर्सनल ग्रोथ है। मैं कंपनी की ग्रोथ को और इकोनॉमिक ग्रोथ को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो इनडायरेक्ट फायदे हैं। डायरेक्ट फायदा क्या है? आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है उसमें। नन ऑफ द अबव तो आंसर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एज ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो दे नीड टू, जैसे जैसे हमारा व्यवसाय ग्रो करेगा उनको क्या करना चाहिए? ठीक है, जैसे जैसे संगठन बढ़ते हैं, संगठन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं हमारी कंपनी, हमारी वर्कशॉप या जिस भी कार्यस्थल पे हम काम कर रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता होती है जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। पहला है बिकम सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज। भाई जो हमारे पास है उससे हम संतुष्ट हो जाएं। संतुष्ट हो जाओगे तो जो हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखी थी वो डिक्लाइन की तरफ जाने लगेगी। संतुष्ट तो मतलब, संतुष्ट का मतलब ये नहीं है कि आप संतुष्ट होने का भाव ना रखें। संतुष्ट होने का यहाँ पर मतलब ये है कि आप रुक नहीं सकते, निरंतर प्रयास करते रहेंगे। संतुष्ट तो होना सीखना पड़ेगा, लेकिन रुकना नहीं सीखना पड़ेगा। ठीक है, संतुष्ट होने का मतलब रुकना नहीं होता दोस्तों, खुश होना हो सकता है। ठीक है, दूसरा है स्टे अपडेटेड विद चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, और जो नई नई तकनीक आ रही हैं उनके बारे में नज़र रखो और उनके साथ साथ खुद को ग्रो करते रहो। ये आंसर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है। फिर भी अगला ऑप्शन देख लेते हैं। यूज़ मैनुअली ऑपरेटेड मशीन, आप अभी भी हाथ से काम करने वाली मशीनों का प्रयोग करें। अरे दुनिया, अब जब आपकी फसलें कटती हैं तो बड़े बड़े वो आते हैं, वो ट्रैक्टर, वो बहुत बड़े बड़े, मैं तो नाम भी नहीं जानता उनका क्या होता है। अब हाथ से नहीं करते हैं ना, क्योंकि पता है उसकी दक्षता इतनी नहीं है। तो हाथ से काम करने वाले औजारों को प्रयोग नहीं किया जाएगा जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी। ऑप्शन बी सही है, स्टे अपडेट विद चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, ये बात सही है। और नन ऑफ द अबव तो हम समझ गए ना? नहीं, हेलो, ध्यान जरूर देना है दोस्तों, नज़रअंदाज नहीं करना है किसी चीज़ को, वरना गलतियां होंगी। जिस समय हमने किसी चीज़ को सत्य मान लिया, ये कुदरत ऐसी है कि एक ना एक दिन हमें बता देती है कि ये पूरा सत्य नहीं था। इसलिए अपनी नज़र को खोल के रखना हमेशा, और अपनी बुद्धि पे यकीन करके रखना, डरना नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, एज टेक्नोलॉजी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू, जैसे जैसे तकनीक बदलती है तो ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए? बाय हाई एंड मशीनरी। यस, जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगी तो हमें नई नई उस तकनीक से बनी हुई मशीनों को लेकर आना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, अगला है ट्रेन एम्प्लॉयज पीरियडिकली,
अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को उनको ट्रेनिंग दो कि ताकि वो नए मशीन के बारे में जाने और उन पर काम करना उनको आना चाहिए। वो ट्रेनिंग से ही आएगा ना, एकदम कोई नई मशीन लेकर आओगे आप उसको चलाना थोड़ी सीख जाओगे, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो पीरियोडिकली मतलब समय समय पर अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में ये काम होते हैं। अगला ऑप्शन है कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज़। देखिए, नई मशीन आती है तो उसके कुछ सुरक्षा के रिक्वायरमेंट होती हैं, और सुरक्षा किसकी? व्यक्तिगत सुरक्षा ही नहीं कहते ना हम, सिर्फ मशीनों की भी सुरक्षा है, उस मशीन पर जो जॉब बन रहा है उसकी भी सुरक्षा है, उस मशीन पर जो टूल लग रहा है उसकी भी सुरक्षा है, जो आसपास लोग काम कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा है, हमारे व्यवसाय की जो बिल्डिंग है उसकी भी सुरक्षा है, हमारे कस्टमरों के हितों की सुरक्षा है, और हमारी कंपनी के नाम की सुरक्षा है। उस पर बदनाम नहीं हो जानी चाहिए हमारी कंपनी अगर हमने गलत काम कर दिया तो, कि लो इन्हें ये भी नहीं आता, खरीद के बैठ गए मशीन, चला नहीं आती। नहीं, हमारी इज्जत की सुरक्षा है। सुरक्षा का भाव सिर्फ आप व्यक्तिगत चोट लगने से मत समझना। सुरक्षा बहुत बड़ा एक टॉपिक है दोस्तों। अपने विजन को ना, अपने सोचने के दायरे को अनंत कर दो, तब समझ में आएंगी सारी चीज़ें। जो हमने सीख रखा है उसके आगे और भी सीखने को बहुत कुछ है। करेक्ट? सो आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव, जैसा कि हमें सबको पता है। दोस्तों, अब तक जितनी बार भी ऑल ऑफ द अबव आया है आप लोगों ने मुझे बताया नहीं है ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखना, मैं सब चीज़ नोट कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट करते हो और फिर ये मुझे मत कहना वीडियो लंबी हो जाती है, तुम कर रहे हो टाइम वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस पीपल मैनेजमेंट। अरे ऑफ लगाना भूल गए क्या? आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस ऑफ पीपल मैनेजमेंट, मतलब अपने काम करने वाले साथियों को मैनेज, उनका प्रबंधन करने की निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी विधि नहीं है। मतलब ये क्या नहीं करना चाहिए हमें, सवाल में ये पूछा है। नॉट अ गुड प्रैक्टिस, हिंदी में पढ़ लें, पहचाने की लोगों के प्रबंधन में कौन सी अच्छी प्रथा नहीं है, नहीं है बताना है, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। हमारा जो व्यवसाय ग्रो कर रहा है उसमें सभी की सहभागिता को बढ़ावा दो। हर आदमी अपना काम प्रोडक्टिव होकर करेगा तो ही ग्रोथ होगी। तो ये अच्छी प्रथा है, सबको इन्वॉल्व करो, सबको लगना चाहिए ये हमारा कार्यस्थल है और हम अपने कार्यस्थल के लिए काम कर रहे हैं, किसी लाला के लिए काम नहीं कर रहे हैं। राइट? हाँ, यही हमारी नज़र होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है गिविंग मेमो फॉर एवरी मिस्टेक। किसी ने कोई गलती करी, हाथ में पर्चा थमा दिया, इसका जवाब दें, कारण बताओ, नोटिस, मेमो, आपको बॉस ने बुलाया है, डांट पड़ेगी। हर गलती के लिए ये करोगे तो आदमी डर जाएगा, और हम डर के काम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। तभी तो कहता हूँ डरना मत दोस्तों। अगर आपको प्रोडक्टिव होना है, बिंदास जीना है और पर्सनल ग्रोथ करनी है तो किसी चुनौती से डरना मत। डरने का मतलब ये नहीं हो कि सड़क पे निकल जाओ लठ लेके। चुनौतियों से नहीं डरना है, सामाजिक बने रहना, अच्छे बने रहना, फॉर्मल बने रहना, डरना बंद कर देना बस। तो बी ऑप्शन ही मेरा सही आंसर है, क्योंकि यही नहीं करना चाहिए भैया। फिर भी अगले ऑप्शन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज़, अपने सभी कार्य करने वाले जितने भी व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं उनसे संचार बना रहे। टीम तब तभी बनेगी ना, जब टीम बनेगी तभी तो हम एफिशिएंट होंगे, वो तो अच्छी प्रैक्टिस है। संचार होता रहना चाहिए। ऑफरिंग एम्प्लॉय लीव, ये भी ज़रूरी है। आप कहें नहीं भाई छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको तो भैया काम करना पड़ेगा। भाई साहब, हफ्ते में एक छुट्टी जरूर चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत इमरजेंसी है, मार्च का प्रेशर है, तो भाई 2 हफ्ते लगातार काम करना पड़ गया, छुट्टी नहीं मिली और उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए छुट्टी ना दें। हफ्ते में एक छुट्टी जरूर देनी चाहिए, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वंस द प्रॉब्लम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड वी नीड टू ब्रेक देम डाउन इनटू सिंपलर एलिमेंट्स बिकॉज वी कैन डैश द सॉल्यूशन। हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या है। एक बार समस्याओं की पहचान हो जाने के बाद हमें उन्हें सरल तत्वों में तोड़ने की जरूरत होती है। किसको? जो भी समस्या है उसको छोटे छोटे और चीज़ों में बांट दो। हम समस्या का क्या कर सकते हैं, हम समस्या को पहचान सकते हैं कि असल समस्या क्या है। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हम बाईसाइकिल बना रहे हैं, अरे साइकिल अपनी, और हमारे पास कस्टमर की कंप्लेंट आने लगी कि साहब आपकी साइकिलों की चेन उतर जाती है बार बार। अब समस्या हमारे सामने है, चेन उतर रही है, लेकिन क्या हम समस्या की जड़ तक पहुँचे क्यों उतर रही है? तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। हो सकता है हमारी चेन ढीली हो रही हो, हम उस चेन को बिल्कुल टाइट तो नहीं कर सकते वरना टूट जाएगी, थोड़ा सा तो चेन ढीली रहती है ना, आपने देखा होगा साइकिल की। लेकिन हो सकता है वो ज़्यादा ढीली हो रही हो, इस वजह से उतर रही हो सकता है जहाँ पर हमारा पैडल लगा है उसका जो एक्सेल है वो ढीला हो रहा हो, यानी कि वो अलाइनमेंट में उसमें गड़बड़ हो रही हो सकता है हमारे पिछले पहिए का जो एक्सेल है उसका अलाइनमेंट सही ना हो, इसलिए हमारी चेन टेढ़ी चल रही हो और उतर रही
हो सकता है हमारे जो स्प्रॉकेट हैं, जो दांते होते हैं, वो छोटे हों, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने क्या करा, एक समस्या को अलग अलग उसके तत्वों में, छोटे छोटे तत्वों में तब्दील कर दिया, और इन तत्वों के हिसाब से अब हम देखेंगे, जांच करो भाई इसके स्प्रॉकेट के दांते लंबाई स्टैंडर्ड के हिसाब से है नहीं है, अलाइनमेंट चेक करो, बेड प्लेट के ऊपर चेक करो कि अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है या नहीं, दोनों तरफ से एक्सेल बराबर आ रहा नहीं आ रहा है, इसका ढीला तो नहीं है एक्सेल, या फिर चैन स्टैंडर्ड क्या बताते हैं, चैन कितनी ढीली होनी चाहिए। कहीं हो सकता है हमें फिर स्प्रॉकेट साइकिल का डिज़ाइन चेंज करना पड़े, स्प्रॉकेट को थोड़ा सा दूर करना पड़े, क्योंकि चैन तो एक लिंक के हिसाब से छोटी हो सकती है ना, लेकिन हम फिर उसके जो फ्रेम है उसके साइज़ को थोड़ा सा तब्दील कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हमारे पास, लेकिन सबसे पहले जड़ तो पहचाने। तो जड़ को पहचानने के लिए हमें बड़ी समस्या को छोटे 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 टुकड़ों में बांटना पड़ता है। उसके बाद हम रूट कॉज पर, यानी कि असल जड़ पे पहुंचते हैं कि हमारे कस्टमर की परेशानी की असल वजह क्या है। लेट्स सी, पहला ऑप्शन है चेंज, हम समस्या को बदल नहीं रहे हैं। दूसरा है आइडेंटिफाई, यस ये करेक्ट आंसर है, हम समस्या को पहचानने के लिए पूरी समस्या को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तब्दील कर देते हैं, मतलब उनको बांट देते हैं, और फिर देखते हैं कौन सा वो एलिमेंट है जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। बात समझ में आ गई आपको। क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। हम इसलिए नहीं कर रहे ताकि आलोचना कर सकें, किसी और पे आरोप डाल सकें, कस्टमर को कह सकें अरे उन्हें साइकिल चलानी नहीं आती है, ये नहीं। लास्ट ऑप्शन है रिमूव, खत्म करना। खत्म करना हमारा उस समस्या को उद्देश्य है, निपटारा करना, उसका निस्तारण करना। लेकिन ये जो हम छोटे छोटे स्टेप्स में बांटते हैं, इससे वो समस्या खत्म नहीं होती, इससे हम उस समस्या को असल में पहचानते हैं। तो सही आंसर डी है। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, न सिर्फ परीक्षाओं के लिए बल्कि आपके आने वाले जीवन के लिए। और दोस्तों, इस परीक्षाओं के बाद हम अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए अलग से एक टाइम नियुक्त करेंगे। आप सभी का स्वागत है, लेकिन आना वो जो रेगुलर रह सके। बीच में थोड़े थोड़े समय के लिए आना, उससे आपका कोई लाभ नहीं होगा। इससे अच्छा है, मैं चाहूँगा कि आप अपनी मस्ती करें, जो आप करना चाह रहे हैं वो करें, ठीक है। जो काम करो वही उसी में लिप्त रहो, तभी अच्छा है। आप लोग इस प्रक्रिया में मेरे साथ आना चाह रहे हैं, और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं कोई इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानता हूँ और मैं चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ। तो अगर ऐसा है तो हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। परीक्षाएं दे लीजिए आराम से, उसके बाद मिलेंगे अगर आप चाहेंगे तो। अगली वीडियो का इंतजार करें, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्ती करें और परीक्षाओं की तैयारियां करते रहना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड बाय।